welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 27 of the Hindu Marriage Act 1955, which talks about disposal of property. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with section 27, which talks about disposal of property. Guys, as always, before we read the bare act language, आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है क्या. डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इट मीन्स सबसे पहले सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट समवेयर इट रिलेट्स टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉ. दूसरी बात गाइज, सेक्शन 27 समवेयर टॉक्स अबाउट इट रिलेट्स टू सेटलमेंट ऑफ स्पाउजल प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स. यानी कि फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स एंड स्पाउजल प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे at the time of divorce और at the time of judicial separation. यानी कि कोई भी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग चल रही है फॉर एनी मैट्रिमोनियल कॉज. पहले ही लाइन लिखी है इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो अंडर एनी सेक्शन फॉर एनी मैट्रिमोनियल कॉज, वहाँ पे अगर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसकी सेटलमेंट किस तरीके से करनी है, स्पाउजल प्रॉपर्टी की सेटलमेंट किस तरीके से होगी, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होंगे. यानी कि समवेयर सेक्शन 27 ऑल इन ऑल टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉ. अब गाइज यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी जो जॉइंट प्रॉपर्टी है. मैंने कहा स्पाउजल प्रॉपर्टी. स्पाउजल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स जॉइंटली टू बोथ द स्पाउसेस टुगेदर. यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की प्रॉपर्टी है. जो प्रॉपर्टी सिर्फ हस्बैंड की होगी या सिर्फ वाइफ की होगी गाइज, वो प्रॉपर्टी सेक्शन 27 के पर्व्यू में नहीं आती है. इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि क्लियरली bare act में लिखा है प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग जॉइंटली टू बोथ द स्पाउसेस, हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर. उसके बाद गाइज यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा कोर्ट जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट की गई थी एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज. शादी से पहले की कोई प्रॉपर्टी है या शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ ने कोई प्रॉपर्टी बनाई थी देयर आफ्टर, यानी कि दे हैव बॉट इट देयर आफ्टर, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ हम नहीं करते सेक्शन 27 में. सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की बात होगी जो एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज परचेज की गई थी, उसी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे. इट मीन्स गाइस, कोर्ट्स बोलते कि अगर हम सेक्शन 27 के पर्व्यू में इंडिपेंडेंट यानी कि इनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टी है उसको भी देखने लग गए, या फिर उस प्रॉपर्टी को जो बिफोर और आफ्टर मैरिज थी, तो उससे सेक्शन 27 का स्कोप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा और इतनी ज़्यादा नीड नहीं है. इसीलिए डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 27 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ओनली टॉक्स अबाउट स्पाउजल प्रॉपर्टी. डिस्पोजल ऑफ स्पाउजल प्रॉपर्टी, स्पाउजल मीन्स ओन्ड जॉइंटली बाय बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज. ये चीज़ आपको समझ आई. और किसी भी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग का गाइस, जब भी मैट्रिमोनियल सूट डिस्पोज ऑफ होगा, इट मीन्स एज एंड व्हेन अ केस इज डिसाइडेड, जब मैट्रिमोनियल रिलीफ, आई एम सो सॉरी, मैट्रिमोनियल कॉज आपका खत्म है, मैट्रिमोनियल सूट आपका खत्म होगा, उस टाइम पे जब कोर्ट अपनी डिक्री सुनाएगा, वहाँ पे कोर्ट को प्रोविजन ऐड करना है फॉर सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेटल करने लगे, स्पाउजल प्रॉपर्टी को, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिक्री में कोर्ट कर सकता है. इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी, इट विल बी एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री एंड कैन नॉट बी मेड सब्सिक्वेंट देयर टू. It means suppose decree has been decided, your case has been decided and decree पास हो चुकी है, subsequent to the passing of that decree आप उसमें ये changes नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि in any proceeding under this act, जब कोर्ट अपनी डिक्री सुनाएगा उस टाइम पे कोर्ट को प्रोविजंस ऐड करने हैं एंड गाइज नॉट सब्सिक्वेंट दैट. उसके बाद डिक्री पास हो जाने के बाद आप चेंजेस नहीं करोगे. एंड गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच न्यू अराइजिंग केस, कोर्ट देखेगा कि क्या इस शादी से कोई बच्चा है तो बच्चे के इंटरेस्ट में भी उस प्रॉपर्टी को दिया जाएगा, शायद से किसी भी स्पाउस के बेनिफिट के लिए कोर्ट कर दे. इट मीन्स, कहने का मतलब है कि कोर्ट इज फ्री, कोर्ट के पास एक जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है, जिस मर्जी तरीके से उस प्रॉपर्टी को वो सेटल कर सकते हैं. दोनों पार्टीज को 50-50 भी दे सकते हैं, या जिस तरीके से कोर्ट को ठीक लगेगा, बाय लुकिंग इनटू द अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, कोर्ट क्या करेगा, उस स्पाउजल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेक्शन 27 के रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिए. Let's read the bare act language, which says that in any proceeding under this act, कोई भी proceeding होगी for any matrimonial cause, अगर question of property comes into existence को picture में आता है, तो वो spousal property होनी चाहिए और उसको court decide करेगा डिक्री के साथ ही, जब डिक्री पास करेगा. So in any proceeding under this act, the court may make such provisions. May, it means guys ये shall नहीं है, it is not obligatory for the court. जरूरी नहीं है. अगर this concept और
क्वेश्चन ऑफ स्पाउसल प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, अगर कोर्ट को लगेगा कि इसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है, इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट, तो कोर्ट करेगा। मे मेक सच प्रोविजंस इन द डिक्री इटसेल्फ, आपको डिक्री में ही प्रोविजन ऐड करना है, नॉट सबसीक्वेंट टू द पासिंग ऑफ द डिक्री। उसमें आपको क्या करना है, एज इट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर। आई हैव टोल्ड यू कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जैसे कोर्ट को ठीक लगेगा, रीजनेबल लगेगा, जस्ट एंड प्रॉपर लगेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि 40-60% की रेशो में प्रॉपर्टी को डिसाइड करना जस्ट है, दोनों पार्टीज के लिए जस्टिस है, तो उस तरीके से करेंगे। There is no hard and fast rule, there is no mathematical formula कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि कोर्ट की मर्जी है, पहले तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, एज इट डीम जस्ट एंड प्रॉपर, जैसे कोर्ट को ठीक लगेगा, इन द लाइट ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ दैट केस, कोर्ट उस तरीके से उसको किसी भी इंसान के बेनिफिट के लिए उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आगे प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, किस तरीके की प्रॉपर्टी होगी, वही प्रॉपर्टी होगी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज। साफ साफ लिखा है एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज, इट मीन्स यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं उस प्रॉपर्टी को जो पार्टनर्स ने, एक कपल ने शादी के बाद परचेज करी थी। अदरवाइज क्या होगा, सेक्शन 27 का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, तो उसकी बात यहाँ नहीं करते हैं। एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज विच मे बिलोंग जॉइंटली टू बोथ द स्पाउसेस, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, दोनों की जॉइंट स्पाउसल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसकी सेटलमेंट किस तरीके से होगी वो सेक्शन 27 बोलता है। सेक्शन 27 सिर्फ इतना बोलते हैं कि उस स्पाउसल प्रॉपर्टी को हम सेटल कर देते हैं, यानी कि हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि डिक्री में एक ही साथ आप इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर दो अगर क्वेश्चन ऑफ स्पाउसल प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सो आई होप गाइस सेक्शन 27 बहुत शॉर्ट था, आई होप आपको सेक्शन 27 समझ आ चुका है। सो गाइस आई विल बी कमिंग अप विद मोर सेक्शंस ऑन द हिंदू मैरिज एक्ट। टिल देन गाइस कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।